Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? आवाज आ रही है? वेरी गुड. चलिए, अब आज का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा अच्छे से पेन पेपर कॉपी वगैरह लेकर बैठिए. ढेर सारे आपको आज के लेक्चर में नोट्स बनाने होंगे. बहुत कुछ स्पेशल, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नया प्रोजेक्ट के लिए आप सीखने वाले हैं. चलिए, लेट्स स्टार्ट द सेशन. सबसे पहली चीज, आप जो कल तक एलएलएस बनाते थे, आप उसके अंदर स्ट्रिंग, नंबर, ये सब स्टोर कर रहे थे. यस और नो? जल्दी जल्दी जवाब देते चले, हाँ या ना. जो आपने लास्ट लेक्चर में एलएलएस बनाई थी, आपने उस एलएलएस के अंदर क्या स्टोर करा था? जल्दी जवाब दें. लास्ट लेक्चर में जो एलएलएस बनाई थी, आपने उसमें क्या स्टोर करा था? कंट्रीज के नाम, फ्रूट के नाम. अब बताइए, कंट्रीज का नाम हो, फ्रूट का नाम हो, ये सब जावा में स्ट्रिंग है? गुड. स्ट्रिंग आपकी बनाई हुई क्लास है कि प्री डिफाइंड क्लास है? स्ट्रिंग क्लास आपने बनाई है कि स्ट्रिंग क्लास जावा में अवेलेबल है? प्री डिफाइंड है. बट टेक्निकली ऐसा कई बार होगा कि आपको अपनी खुद के ऑब्जेक्ट्स एरेलिस्ट में डालने होंगे. आपको अपनी खुद की क्लास के ऑब्जेक्ट्स एरेलिस्ट में डालने होंगे. और जब आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट्स एरेलिस्ट में डालते हैं, तो ऐसी एरेलिस्ट कहलाती है कस्टम एरेलिस्ट. आ रही है बात समझ? ऐसी एरेलिस्ट कहलाती है कस्टम एरेलिस्ट. राइट? कैसे बनाई जाएगी? बिल्कुल वैसे ही बनाई जाएगी जैसे आप एक नॉर्मल एरेलिस्ट बनाते हैं. बस फर्क क्या होगा? आपको याद होगा, एरेलिस्ट के बाद एंगुलर ब्रैकेट आता है. लास्ट लेक्चर में आप इस एंगुलर ब्रैकेट में क्या लिख रहे थे? लास्ट लेक्चर में इस एंगुलर ब्रैकेट में क्या लिख रहे थे? स्ट्रिंग. आज मान लीजिए हमको एम्प्लॉइज की एरेलिस्ट बनानी है, तो हम यहां लिख देंगे एम्प्लॉय. ये एम्प्लॉय कौन है? ये है हमारी बनाई गई क्लास. दिस इज प्रोग्रामर डिफाइंड क्लास. राइट? इज इक्वल टू न्यू एरेलिस्ट एंड इफ यू विश एंगुलर ब्रैकेट. इसी तरह से अगर मैंने कहा एरेलिस्ट प्रोडक्ट्स, राइट, या ई, या मैंने नाम दे दिया पी, इज इक्वल्स टू न्यू एरेलिस्ट एंगुलर ब्रैकेट, तो दिस विल बी एन एरेलिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. आ रहा है समझ? जहां हम ये मान रहे हैं प्रोडक्ट भी हमारी बनाई गई क्लास होगी. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है. अब आप इस एरेलिस्ट के अंदर क्या ऐड कर पाएंगे? ये ई वाली के अंदर कुछ भी कि सिर्फ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स? कुछ भी या सिर्फ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स? सिर्फ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स. और ये जो दूसरी वाली एरे लिस्ट है, उसमें क्या ऐड होगा? सिर्फ प्रोडक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स. यहां तक क्लियर हुआ सबको? ठीक. अब इस पूरे प्रोसेस को एक छोटी सी एक्सरसाइज में करते हैं कन्वर्ट. और एक्सरसाइज ये वाली है. ठीक है. डेटा ऐड कैसे करेंगे वो आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा ही. एरे लिस्ट में डेटा ऐड करने के लिए मेथड ऐड होता है, जो आपसे पैरामीटर में आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस ले लेगा. तो गौर करिए, या मेरी एरे लिस्ट का नाम मैंने ईएमपी लिस्ट दिया है. इसके अंदर मुझे इन दो एम्प्लॉइज को ऐड करना है, तो मैंने इन एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे और एक बार लिस्ट में ई पास करा, एक बार एफ पास करा. आ रहा है समझ? जल्दी 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 फटाफट. समझ आ रहा है? ठीक. इसी तरह से आपको डेटा लेना होगा तो गेट कॉल करेंगे. अगर आपको एरे लिस्ट में से पहला एम्प्लॉय चाहिए, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा? लिखिए चैट विंडो में. इस एरे लिस्ट में से पहला एम्प्लॉय निकालना है आपको. तो चैट विंडो में अपना अपना जवाब लिख के बताएं मुझे कैसे मिलेगा. फर्स्ट एम्प्लॉय इस एरे लिस्ट में से निकालना है. ईएमपी लिस्ट, ईएमपी नहीं, एरे लिस्ट का नाम है ईएमपी लिस्ट. तो आपका कॉल हो जाएगा ईएमपी लिस्ट डॉट गेट और पैरामीटर में 0. तो क्या रिटर्न होगा? एज, नेम के सैलरी. क्या रिटर्न होगा? एज, नेम के सैलरी. वेरी गुड. पूरा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, एक होल ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जिसमें डेटा होगा एज, नेम, सैल. एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ठीक है. चलिए, अब हमें इस एक्सरसाइज को करना इंप्लीमेंट. बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा. मैंने पहले भी आपसे कहा था, इनडायरेक्टली आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो ही चुका है. आप ये मान लें, ये सारे अब आपको रियल प्रोजेक्ट में अप्लाई करने होंगे जैसे ही आपका 3 अक्टूबर से प्रोजेक्ट बैच लॉन्च होता है. तो अब सबसे पहले एक्सरसाइज समझिए. एक्सरसाइज है, हमने ईएमपी नाम की एक क्लास बनाई है, या हम बनाएंगे, इमेजिन करिए, जिसमें एज, नेम, सैल नाम के मेंबर्स होंगे. हमें इस एम्प्लॉय क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाकर एक एरे लिस्ट के अंदर ऐड करने, और फिर 4 ऑब्जेक्ट्स बनाने, 4 ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना है, उन्हें डिस्प्ले करना है, यूजर से एक एम्प्लॉय लेकर उसे डिलीट करना है, और फिर इस एरे लिस्ट को सॉर्ट भी करना है. समझ आ रहा है? यस और नो? स्टार्ट करें कोडिंग. चलिए,
So let's start the code. Be prepared to learn lot many new things. So I'll call this project as online corrections 1. ठीक, create main class हटा दी मैंने. सोर्स पैकेज के अंदर राइट क्लिक, न्यू जावा पैकेज, सचिन पैकेज का नाम, राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास ईएमपी. सबसे पहले ईएमपी क्लास के अंदर अपन डिफाइन करेंगे, ये सब हटा रहा हूं मैं जो नहीं चाहिए, ये पार्ट और ये पार्ट. ठीक है, पब्लिक भी हटा देते हैं फिलहाल. ईएमपी क्लास के अंदर मैंने डिक्लेयर करा, क्या क्या डिक्लेयर करेंगे बताएं फटाफट. एक तो रहेगा हमारा एज, एक रहेगा नेम और एक रहेगी सैलरी. ठीक है, यही तीनों चीजें रखनी थी. ठीक है, इसके अलावा क्लास के अंदर जनरेट करवा देते हैं एक कंस्ट्रक्टर. तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर हो गया जो 3 पैरामीटर्स लेगा और डेटा को इनिशियलाइज करेगा. और एक हम क्लास के अंदर बना देते हैं गेटर्स. क्या करेंगे ये गेटर? सबकी वैल्यू रिटर्न करेंगे. इतना समझ आया? पब्लिक लगाइए. बोलिए, यहां तक कोड क्लियर है सबको? ठीक है, अब बनाते हैं अपन ड्राइवर क्लास इसकी. I'll call the class as useEMP. useEMP क्लास के अंदर मेन होगा. ओके, एंड मेन के अंदर हमारा स्टेटमेंट होगा array list emp emp list is equals to new array list angular brackets. array list java.util पैकेज में उसे कर लेते हैं इंपोर्ट. पहला स्टेप क्लियर? क्लियर. फिर मैं कहता हूं एम्प्लॉय E1 आई कॉल इट इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय. एज पास करी मैंने 21, नाम पास करा मैंने शुभम, सैलरी पास करी मैंने 70,000. तो ये एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ शुभम के डेटा को रिप्रेजेंट करता हुआ. ऐसे ही एक और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऐसे ही एक और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और एक और क्रिएट करते हैं. 4 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करे. E1, E2, E3, E4. इसकी एज मैंने कर दी 24, नाम कर दिया मैंने रवि, सैलरी कर दी मैंने 75,000. ये 22 कर लेते हैं, नाम कर दिया मैंने अतुल, सैलरी अतुल की कर दी मैंने 56,000. देन उसके बाद ये कर दिया हमने 23 के बाद नाम कर दिया दीपक और सैलरी कर दी उसकी 67,000. बताएं, यहां तक क्लियर है? चारों ऑब्जेक्ट का क्रिएशन समझ आ रहा है सबको? आ रहा है. अब इसके बाद मैंने ईएमपी लिस्ट के अंदर ऐड करा E1, इसी ईएमपी लिस्ट में ऐड करा मैंने बाकियों को भी E2, E3, E4. ठीक है, अब मैं चाहता हूं मैं एरे लिस्ट से इनको निकालूं और इनका डेटा स्क्रीन पे शो करूं. क्या आप मुझे इसका कोड बता सकते हैं? जल्दी बोलिए. इस एरे लिस्ट में से एम्प्लॉइज निकालने हैं और डेटा स्क्रीन पे शो करना है. क्या आप इसका कोड बता सकते हैं? जल्दी जल्दी जवाब दें, चुप नहीं बैठे, फटाफट, बी एक्टिव. कैसे लगेगा फॉर लूप बताओ? जल्दी से फॉर लूप लिखें. सभी लोग चैट विंडो में अपना अपना फॉर लूप लिख के बताइए. इस एरे लिस्ट से डेटा रिट्रीव करना है और स्क्रीन पे शो करना है एज, नेम, सैल. तो वो फॉर लूप कैसे लिखेंगे जरा फटाफट बता दें मुझे. जल्दी जल्दी करिए. हो पा रहा है? बन पा रहा है? यस और नो? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड. बन पा रहा है कि नहीं? आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही आप तक? आर यू एबल टू हियर मी?
अंकित लेस देन इक्वल टू साइज तक का लूप चलाओगे और ऐसे कॉल करोगे साइज, कोई पैरेंथेसिस नहीं, कुछ नहीं। और अमन, आपसे किसने कहा कि 5 का लूप चलाना है आपको? और ऐसे गेट कॉल करेंगे तो डेटा प्रिंट हो जाएगा। अमन, अंकित, आप लोगों को प्रोजेक्ट में आना है? प्रोजेक्ट बनाना है आपको? ऐसे बनाएंगे आप? तो मुझे लगता है बस अपना नाम प्रिंट करने का प्रोजेक्ट बना पाओगे आप। इतना ही प्रोजेक्ट बनेगा बस। फिर जावा खत्म होने आ गई है। अपन को ये नहीं पता कि अपन को डेटा शो करने के लिए क्या करना पड़ता है जावा में। अगर आप गेट कॉल करेंगे तो गेट से डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो क्या करना होगा, जल्दी बताइए फटाफट, कैसे प्रिंट होगा डेटा? फॉर लूप कैसे चलाते हैं एरे लिस्ट पे? लास्ट लेक्चर में अपन ने सीखा था एनहेंस फॉर लगता है। यस और नो? क्लास में 30 स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे और जवाब दे रहे हैं सिर्फ 4। मैं बाहर निकाल दूं बाकियों को अगर जवाब नहीं देना है आपको तो? वेरी गुड तरुण, बिल्कुल सही। बाकी लोगों का कोड कहाँ है? अभिषेक आनंद, आपका कोई कोड नहीं दिख रहा है मुझे। अभिषेक, अभिषेक आनंद, आप हैं क्लास में? अनुपम, भरत, देविशा, मुझे आप लोगों से एक भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आर यू प्रेजेंट? जयश्री, आपका भी कोई कोड नहीं आया है? नंदिता, जयश्री, नेहा, निधि, निकिता, निशत, आप लोग क्या बस अटेंडेंस के लिए आते हैं क्लास में? वो तो होती ही नहीं यहाँ पे। अनुपम, ये गेट एज क्या है? अनुपम, गेट एज क्या है? नंदिता, ये क्या कोड लिखा है बेटा आपने? ये कौन सा लूप पढ़ा लगा रहे हो आप? ये कौन सा लूप है नंदिता जो आपने लगाया है? अच्छा, ये एनहांस फॉर लूप है। क्या सिंटेक्स होता है एनहांस फॉर का नंदिता? अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को जरा आप। नंदिता, अनम्यूट करिए। नंदिता, अनम्यूट करिए। अच्छा, ठीक है, ऐसे ही बता दीजिए मुझे आप, एनहांस फॉर लूप का क्या सिंटेक्स होता है? तो जो ऊपर आपने लिखा है वो तो इससे थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे।
ऊपर तो आपने फॉर में एरे लिस्ट लगा दी है और कोलन करके साइज कॉल कर लिया है, नया आपने फिर दूसरा कुछ सिंटेक्स दिया है मुझे। कहाँ है दिमाग? अब इसके अंदर आपका स्टेटमेंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉलोड बाय ई डॉट गेट एज कॉमा प्लस ई डॉट गेट नेम प्लस ई डॉट गेट सेल। अब जब आप डिस्प्ले करेंगे तो आपको चारों एम्प्लॉइज का डेटा एज नेम सेल के साथ आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ दिख जाएगा। दिख रहा है? जल्दी जल्दी जवाब दें, यस और नो। दिख रहा है। अब ये बताइए, अगर इस प्रोग्राम में मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में सिर्फ ई लिख देता हूं, नहीं कॉल करता हूं मैं कोई भी गेट एज, गेट नेम या गेट सेल, तो मुझे आउटपुट में क्या दिखेगा? जल्दी जवाब दें, अपना अपना आंसर चैट में टाइप करिए। अगर मैं इस फॉर लूप को चलाता हूं तो मुझे आउटपुट में क्या दिखेगा अगर मैं ई को डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में डाल देता हूं तो? बिल्कुल सही शुभम, हमें हैश कोड दिखेगा। क्यों दिखेगा शुभम हैश कोड? वेरी गुड तरुण, टू स्ट्रिंग कॉल होगा। और टू स्ट्रिंग हमने ओवरराइड करा है कि नहीं करा है ईएमपी क्लास में? नहीं करा है, वेरी गुड। तो जब ओवरराइड नहीं करते हैं तो जावा क्या करती है? जब ओवरराइड नहीं करते हैं तो जावा क्या करती है? तो जावा ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग चलाती है। और ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग हमें क्या रिटर्न करके देगा? ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग हमें क्या रिटर्न करके देगा? वेरी गुड, हैश कोड्स। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये एसओपी वाला स्टेटमेंट चले, हम चाहते हैं इजी वे में हम एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट कर पाएं, तो एक समझदार प्रोग्रामर की तरह हमें हमारी क्लास के अंदर किसे ओवरराइड करके रखना चाहिए? जल्दी बताइए, हमें हमारी क्लास के अंदर किसे ओवरराइड करके रखना चाहिए? वेरी गुड, टू स्ट्रिंग को रखना चाहिए। कारण अगर आप टू स्ट्रिंग ओवरराइड नहीं करेंगे और कोई इसे प्रिंट करेगा आपके ऑब्जेक्ट को, तो स्क्रीन पे आपको नॉनसेंस आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आप टू स्ट्रिंग ओवरराइड करने की आपको जरूरत नहीं है, आपके लिए ये काम भी नेटबीन्स कर देगा। वो कैसे होगा? क्लास को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, इंसर्ट कोड में आइए, टू स्ट्रिंग दिख रहा है ऑप्शन में आपको? जवाब दें। राइट, तो यहां से टू स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लीजिए। आपसे पूछा जाएगा टू स्ट्रिंग से क्या रिटर्न कराना है, तो मैंने सारे चेक बॉक्सेस ऑन कर दिए, तो तीनों वैल्यूज रिटर्न होंगी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में कंकैटिनेट होकर, एज, नेम और सेल। जनरेट करा दीजिए। ये रहा नेटबीन्स की तरफ से जनरेट करा गया टू स्ट्रिंग मेथड। जैसे आप गौर से देखें तो बहुत सिंपल है, ये रिटर्न करेगा सबसे पहले ईएमपी, वो आपकी क्लास का नाम है, और उसके बाद अंदर एज, नेम और सैलरी की वैल्यूज। अब रन करने पर कुछ मीनिंगफुल आउटपुट आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला दो पार्ट्स पूरे हुए हमारे। हमने एम्प्लॉय ऐड कर लिया और सारे एम्प्लॉय को डिस्प्ले कर दिया। अब हमें एरे लिस्ट में से एम्प्लॉय डिलीट करना है। कौन सा एम्प्लॉय डिलीट करना है? वो एम्प्लॉय डिलीट करना है जिसका डेटा हमें यूजर देगा। तो मैं ये चाहता हूं मैं इसके बाद यूजर से इनपुट लूं, एम्प्लॉय की एज, नेम, सैलरी लूं और इस एम्प्लॉय को एरे लिस्ट में से डिलीट करूं। ध्यान से सुनना, यूजर से एज, नेम, सैलरी लूं और इस एम्प्लॉय को एरे लिस्ट में से डिलीट करूं। तो सबसे पहले बताइए यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं? तो पहला स्टेटमेंट हो गया मेरा स्कैनर केबी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर फॉलोड बाय सिस्टम डॉट इन। ठीक है, जहां तक इनपुट लेने की बात है वो आप इजीली ले सकते हैं। तो मैंने स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया और अंदर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एज, कॉमा, नेम एंड सैलरी। इसके बाद मैंने कहा इंट एज इक्वल टू केबी डॉट नेक्स्ट इंट, then string name equal to kb dot next, and then double sal equal to kb dot next double। ये हमारे पास एज, नेम, सैलरी आ गई है। अब बताइए जो रिमूव मेथड है वो आर्गुमेंट में क्या लेता है? पढ़ा था ना आपने लास्ट लेक्चर में रिमूव मेथड आर्गुमेंट में क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है आपसे। जो ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना है वो ऑब्जेक्ट लेता है। तो क्या मैं इन तीनों वैल्यूज को एक नए एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डाल सकता हूं? यस और नो? एक नया एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैंने कहा एम्प्लॉय एफ इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय और पास कर दिया उसको एज, कॉमा, नेम, कॉमा, सैल। ठीक है, ईएमपी। तो ये हमारा ईएमपी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया।
ठीक है, अब हमें इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड कॉल करते हैं अपन? एरलिस्ट कौन सा मेथड देती है डेटा रिमूव करने के लिए? रिमूव देती है। और रिमूव रिटर्न क्या करता है? रिमूव रिटर्न ट्रू या फॉल्स करता है। जो ऑब्जेक्ट लेता है वो रिटर्न ट्रू फॉल्स करता है। याद है आपको? दो रिमूव पढ़े थे ना अपन ने, ये रहे दोनों। चेक करिए, जो आपसे ऑब्जेक्ट लेता है वो रिटर्न बूलियन करता है ना, दिख रहा है? बूलियन रिटर्न होता हुआ। बूलियन रिटर्न होता हुआ दिखा आपको वहां पे, राइट। बढ़े आगे। अब मैंने एफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एफ ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर कर लिया। अब मैं यहां पे बोलता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ईएमपी रिमूव कोलन प्लस, और इसके बाद मैं कॉल करता हूं ईएमपी लिस्ट डॉट रिमूव और पास कर देता हूं एफ को, राइट। और इसके बाद फिर से प्रिंट करता हूं डिलीटेड, ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के बाद प्रिंट करता हूं मॉडिफाइड लिस्ट, और इस मॉडिफाइड लिस्ट के अंदर ये फॉर लूप से अपन डेटा डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, अब नोटिस करिए मैंने कोड रन करा, यहां पे मुझसे एज नेम स्टाइल मांगा जा रहा है। मैंने एज दी 26, नेम दिया गगन, सैलरी दी 50,000। क्या गगन हमारी लिस्ट में है? नहीं है। तो क्या आंसर मिलना चाहिए हमें? ये पर्टिकुलर एसओपी हमें क्या रिटर्न करेगा? एम्प्लॉय रिमूव वाला एसओपी, जल्दी जल्दी बोलिए। फॉल्स रिटर्न करेगा, बिल्कुल सही। तो देखते हैं फॉल्स रिटर्न करता है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने एंटर स्ट्राइक करा, इसने मुझे बोला एम्प्लॉय रिमूव फॉल्स। सही है, जवाब दीजिए। सही है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूं और मैं पास करता हूं 24 रवि और 75,000.0। क्या रवि का रिकॉर्ड हमारे एरर लिस्ट में है? तो रवि रिमूव होना चाहिए कि नहीं? है ना, होना तो चाहिए। लेकिन जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, नोटिस करिए रवि भी रिमूव नहीं हुआ। क्या आप में से कोई मुझे बता पाएगा इस बिहेवियर के पीछे का कारण? क्यों नहीं रिमूव हुआ रवि? रवि तो था ना एरर लिस्ट में, जल्दी जल्दी बताइए। रवि था कि नहीं था? था, लेकिन हटा नहीं। क्यों नहीं हटा? अब इसका कारण स्लाइड पढ़िए और फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। पढ़िए ध्यान से। बताइए अपने अपने वर्ड्स में, स्लाइड में क्या समझ में आ रहा है आपको? स्लाइड क्या कह रही है? क्या करना चाहिए अगर आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट्स एरे लिस्ट में ऐड कर रहे हैं तो? इक्वल्स को करना चाहिए ओवरराइड। ये इक्वल्स मेथड कौन है? फटाफट बताइए मुझे, ये इक्वल्स मेथड की कहानी क्या है? ये इक्वल्स मेथड कहां से आया है? ये इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास से आया है। तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये मेथड अवेलेबल है? क्या ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये मेथड अवेलेबल है? गुड। और ये बाय डिफॉल्ट क्या कंपेयर करता है? ये बाय डिफॉल्ट क्या कंपेयर करता है? वेरी गुड, ये बाय डिफॉल्ट कंपेयर करता है एड्रेसेस। और इस मेथड को कौन कॉल करता है? इस मेथड को कौन कॉल करता है? जल्दी जवाब दीजिए। इस मेथड को कौन कॉल करता है? इक्वल्स को कौन कॉल करता है? स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? इस मेथड को रिमूव मेथड कॉल करता है। तो जब आप एरे लिस्ट का रिमूव मेथड कॉल करते हैं, वो इंटरनली इक्वल्स कॉल करता है आपकी पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को सर्च करते हुए। तो अब आप वापस अपने कोड पे आइए और मुझे बताइए हमारे केस में रवि क्यों नहीं मिला? ये समझ में आ रहा है आपको?
हाँ कि ना? ये देखिए एरे लिस्ट है, इस एरे लिस्ट के अंदर 4 ऑब्जेक्ट स्टोर्ड हैं। ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये इनके इंडेक्सेस हैं। जो पहला ऑब्जेक्ट है वो है 21 शुभम 70,000। इस ऑब्जेक्ट का कोई एड्रेस होगा मेमोरी में जिसमें शुभम स्टोर्ड है? मान लीजिए इसका एड्रेस 1000 है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें एज 24 साल है, नाम रवि है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा ना? मान लीजिए 2000 है। तीसरा है 22, नाम अतुल है, सैलरी 50,000 है, एड्रेस मान लीजिए 3000 है। और चौथा है 23, नाम है दीपक, सैलरी 67,000 है, एड्रेस है 4000। अब जब आपने अपने प्रोग्राम के अंदर ये लाइन लिखी, ये पर्टिकुलर लाइन, तो क्या एक नया ऑब्जेक्ट बना एफ के नाम पे? बना। ये जो नया ऑब्जेक्ट बना, इसका डेटा रवि के डेटा के जैसा है? यस और नो? है। तो एफ ने एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा, इसके अंदर भी रवि है, इसके अंदर भी 24 है, और इसके अंदर सैलरी है 75,000। ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसका एड्रेस और एरे लिस्ट में बैठे हुए रवि का एड्रेस सेम होगा? नहीं होगा। इसका एड्रेस कुछ और होगा। मान लेते हैं इसका एड्रेस है 5000। अब जब आपने इस रिमूव मेथड को कॉल करा, तो बताइए एरे लिस्ट ने सर्चिंग कैसे करी? जवाब दीजिए। जब आपने ये रिमूव मेथड कॉल करा, या नीचे कर दिया मैंने कॉल ताकि आप देख पाएं, जब आपने इस रिमूव मेथड को कॉल करा तो एरे लिस्ट ने क्या करा? गेस करिए। एफ लिया और एफ का एड्रेस हर एक से कंपेयर कर दिया। यस और नो? कर दिया ना? और ये किसने करा? एरे लिस्ट ने करा या इक्वल्स ने करा? इक्वल्स ने करा। किसके इक्वल्स ने? एरे लिस्ट के इक्वल्स ने या एम्प्लॉय के इक्वल्स ने? किसका इक्वल्स कॉल हुआ? एम्प्लॉय का इक्वल्स कॉल हुआ ना? और एम्प्लॉय के यहां इक्वल्स नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट का इक्वल्स चला। यस और नो? है ना? राइट। तो अगर हम चाहते हैं ये कोड चल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? जल्दी बोलिए। अगर हम चाहते हैं ये कोड चल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? इक्वल्स को करना चाहिए ओवरराइड। इक्वल्स को ओवरराइड कर देंगे तो वो किसको किसको कंपेयर कर लेगा? डेटा को कर लेगा कंपेयर। वेरी गुड। तो इसका मतलब जब जब आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट एरे लिस्ट में ऐड करें, जैसे आपने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करा है, वैसे आपको किसे ओवरराइड करना चाहिए टू स्ट्रिंग के साथ? इक्वल्स को। नहीं करेंगे तो एरर आएगी। क्या कहते हैं? नहीं करेंगे तो सिंटेक्स एरर आएगी कोड में? नहीं। सिर्फ 3 मेथड्स काम गलत करेंगे। 3 मेथड्स काम गलत करेंगे। कौन से 3 मेथड? कौन से 3 मेथड काम गलत करेंगे? जल्दी जल्दी जवाब दें। वेरी गुड। रिमूव और कंटेन्स और इंडेक्स ऑफ। ये किसके मेथड हैं? आपकी क्लास के एरे लिस्ट के? एरे लिस्ट के हैं। लेकिन ये काम किसके बेस पर करते हैं? आपकी क्लास के इक्वल्स के बेस पर। इनका आधार, इनका बेस आपकी क्लास का इक्वल्स मेथड है। आ रही है बात समझ? तो अगर आप इक्वल्स को ओवरराइड नहीं करेंगे तो इन मेथड्स का काम फेल हो जाएगा, इन्हें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। हो रहा है क्लियर? वेरी गुड। अब क्या करें? आप इक्वल्स को करते हैं ओवरराइड, क्योंकि आप आईडी में हैं, आईडी आपके लिए इक्वल्स भी ओवरराइड कर देगा। तो राइट क्लिक करिए, इंसर्ट कोड में आइए और यहां इक्वल्स दिख रहा है, सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है? आईडी आपको दोनों ओवरराइड करने को कहेगा। दोनों क्यों कहेगा इसका जवाब आपको कल दूंगा जब हम हैश सेट क्लास पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें पता तो है नहीं हैश कोड क्यों ओवरराइड करना है, तो मैं हैश कोड को ओवरराइड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ओवरराइड कर रहा हूं इक्वल्स को। समझ आ रहा है? राइट? तो ये इक्वल्स का इंटरनल कोड है जो आईडी ने आपके लिए जनरेट करा है। ठीक है? इस कोड के आने से फायदा क्या होगा? जल्दी बोलिए, इस कोड के आने से फायदा क्या होगा? अब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सर्च हो जाएगा। बिल्कुल। अब आपकी सर्च सक्सेसफुल होगी। ठीक है? अब मैंने पास करा एज 24, देन नेम रवि, देन सैलरी 75,000। तो अब रवि मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। चेक करिए, ईएमपी रिमूव ट्रू हो गया और आपकी एरे लिस्ट में अब 4 की जगह रह गए 3 ऑब्जेक्ट। समझ आया?
आगे बढ़े? ठीक है, अब आते हैं लास्ट पार्ट, अनदर वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट। अब हमें हमारे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना है। ठीक है, तो दिमाग में आपके दो सवाल आने चाहिए। सबसे पहला सवाल, सॉर्ट करेंगे कैसे? कोई सॉर्ट नाम का मेथड तो दिखा ही नहीं अभी तक। नंबर 2, अगर सॉर्ट करेंगे भी तो किस बेसिस पर करेंगे, है कि नहीं? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना एम्प्लॉयज को सॉर्ट करने के, एज पे, सैलरी पे, किस पे। इन दोनों सवालों का जवाब ढूंढने से पहले हम ये देखते हैं जावा में एरएलएस का डेटा अगर बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करना हो तो जावा हमें उसका तरीका क्या देती है। जावा हमें उसका तरीका क्या देती है, जावा में कैसे आप एरएलएस का डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये बात समझने के लिए आपको एक छोटा सा प्रोग्राम देखना पड़ेगा। इमेजिन करिए मैंने एक एरएलएस क्रिएट करी, सॉर्ट डेमो मैंने अपने प्रोग्राम का नाम दिया, अंदर मैंने एक मेन मेथड बनाया, और लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा आप फ्रूट्स के नामों की एरएलएस बना रहे थे? हाँ कि ना, बना रहे थे? तो मैंने ऐसे ही फ्रूट्स के नामों की एक एरएलएस बनाई, नाम दिया इसका फ्रूट लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरएलएस। ये एरएलएस हमारी प्रिपेयर हो गई। फिर मैंने इस एरएलएस के अंदर कुछ फ्रूट्स ऐड करे, फ्रूट लिस्ट डॉट ऐड बनाना, देन मैंने इसके अंदर ऐड करा बनाना के बाद एप्पल, एप्पल के बाद ऑरेंज, और ऑरेंज के बाद ग्रेप्स। ठीक है, अगर मैं इस एरएलएस को ऐसे के ऐसे प्रिंट कर दूं तो बताइए जरा आउटपुट क्या आएगा, जल्दी बोलिए। अगर मैं इस फ्रूट लिस्ट को प्रिंट कर दूं तो आउटपुट क्या आएगा, जल्दी बताएं। वेरी गुड, जिस ऑर्डर में इंसर्ट हुए हैं उसी ऑर्डर में प्रिंट होंगे। हो रहे हैं, देखिए ध्यान से, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स। अब अगर आप चाहते हैं आप एरएलएस को सॉर्ट कर पाए, तो जब मैंने आपको कलेक्शंस का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, अगर आप भूले ना हो, और वो पॉइंट था कि जावा के अंदर दो कलेक्शंस के नाम से चीजें हैं, एक का नाम है कलेक्शन और एक का नाम है कलेक्शंस। याद है आपको? ये डिस्कशन हुआ था हमारे बीच में, राइट? अभी बताइए पहला वाला कलेक्शन क्या है और ये दूसरा वाला कलेक्शंस क्या है? वेरी गुड, पहला वाला एक इंटरफेस है, शाबाश, और दूसरा एक क्लास है, और इस क्लास के पास एक मेथड है जिसका नाम है सॉर्ट। कैसा मेथड है? स्टैटिक मेथड है। तो बताइए इस सॉर्ट को कॉल कैसे करेंगे? अगर ये कलेक्शंस का स्टैटिक मेथड है तो ये कैसे कॉल होगा? पूरा स्टेटमेंट लिखो सुमित, कैसे कॉल होगा? गुड, इसको कॉल करेंगे बाय राइटिंग कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। यस और नो? करेंगे ना? अगर आपको इस एरएलएस को सॉर्ट करना है तो जावा कहती है आपको खुद का सॉर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जावा के पास कलेक्शंस क्लास के अंदर सॉर्ट अवेलेबल है, आप उसे कॉल कर लें। जैसे ही आप इसे कॉल करेंगे ये आपकी एरएलएस को सॉर्ट करेगा। अब सवाल आता है ये सॉर्ट करेगा कैसे? तो इस वक्त आपकी एरएलएस किसकी एरएलएस है? नंबर की, स्ट्रिंग की, किसकी है? स्ट्रिंग की है। तो ये सॉर्ट करेगा आस्की या यूनिकोड के बेस पर। तो बताइए सबसे पहला फ्रूट कौन सा आएगा? एप्पल, एप्पल के बाद बनाना, बनाना के बाद ग्रेप्स, और ग्रेप्स के बाद ऑरेंजेस। ठीक है, तो मैं यहां एक लाइन लिखता हूं, बिफोर सॉर्टिंग, और एक लाइन लिखता हूं आफ्टर सॉर्टिंग। और फिर से इसको प्रिंट कराता हूं। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए सॉर्ट हो गई एरर लिस्ट, है ना? ऐसे ही इमेजिन करिए मैंने एक एरर लिस्ट और ली, किसकी ली? इंटेजर्स की ली। ठीक है, और इस लिस्ट का नाम मैंने रखा मार्क्स लिस्ट। इसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स रखे बाय राइटिंग मार्क्स लिस्ट डॉट एड 45। कोई बात नहीं, चलिए इसको आफ्टर कर देता हूं। अब ठीक है, फिर मैंने मार्क्स लिस्ट के अंदर ऐड करा
35, ऐड करा 50, ऐड करा 65, फिर ऐड करा मैंने 25। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इस लिस्ट को भी सॉर्ट से सॉर्ट करा सकते हैं। तो यहां मैंने कहा बिफोर सॉर्टिंग मार्क्स लिस्ट, या मैंने कहा कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मार्क्स लिस्ट, और आफ्टर सॉर्टिंग मार्क्स लिस्ट। क्या लगता है आपको, सॉर्ट हो जाएगी ये वाली एरे लिस्ट कि नहीं? जल्दी जल्दी जवाब देते चले, हाँ कि ना? बिल्कुल होगी। सबसे पहले क्या दिखेगा? सबसे पहले क्या दिखेगा? गुड, 25, और सबसे लास्ट में 65, राइट? चेक करिए। तो कलेक्शंस का जो सॉर्ट मेथड है वो स्ट्रिंग्स वाली लिस्ट, नंबर वाली लिस्ट, दोनों को सॉर्ट कर दे रहा है। कर दे रहा है कि नहीं? कर दे रहा है। तो इसका मतलब हमारी लिस्ट को भी सॉर्ट कर देगा। क्या लगता है? जो हमारी एम्प्लॉइज की लिस्ट है इसे उसे भी सॉर्ट कर देना चाहिए, यस और नो? जब सबको कर रहा है तो हमारी लिस्ट को भी सॉर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एम्प्लॉइज की लिस्ट है। यहां पर लिखते हैं बिफोर सॉर्टिंग। ठीक, इसके बाद हम लोग लिखते हैं कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और यहां पास करते हैं हम लोग एम्प्लॉय लिस्ट। लेकिन नोटिस करिए, कोड तुरंत दे देगा एरर। कोड तुरंत दे देगा एरर। समझो समझो प्रॉब्लम क्या है। ये कंपाइल भी नहीं होगा। देख रहे हैं एरर आती हुई दिख रही है आपको नेटबीन्स में? ठीक है, अब पढ़िए स्लाइड, बताइए एरर क्यों आई, क्यों हमारा कोड सिंटेक्स एरर दे रहा है? पढ़िए, यहां पर यही हो रहा है ना हमारे साथ। हम एम्प्लॉइज की लिस्ट पास कर रहे हैं तो एरर आ रही है ना? हाँ कि ना? आ रही है? पढ़िए ध्यान से और बताइए एरर क्यों आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जावा को बताया ही नहीं है कि सॉर्टिंग कैसे करनी है। हाँ या ना? है ना, किस बेस पर सॉर्ट करना है हमने तो बताया नहीं है। अच्छा, अब बताएंगे कैसे? तो पढ़िए ध्यान से, आराम से स्लाइड पढ़ो और अपने अपने व्यूज दो मुझे। क्या करना पड़ेगा? क्या कह रही है स्लाइड? पढ़ा आपने? बिल्कुल सही शुभम। आप समझिए, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए, जब आप रिमूव कॉल करते हैं तो एरे लिस्ट कौन सा मेथड कॉल करती है आपकी क्लास का? जल्दी जवाब दें। जब आप रिमूव कॉल करते हैं तो एरे लिस्ट आपकी क्लास का कौन सा मेथड कॉल करती है? बहुत बढ़िया, वो कॉल करती है इक्वल्स। ऐसे ही जब आप सॉर्ट कॉल करते हैं तो जावा आपकी क्लास में एक मेथड सर्च करती है। जावा आपकी क्लास में एक मेथड सर्च करती है। किस नाम से है वो मेथड? दिख रहा है आपको स्लाइड में उसका नाम? बहुत बढ़िया, उस मेथड का नाम है कंपेयर टू। जावा इस मेथड को ढूंढती है। बट समस्या ये है, क्या इक्वल्स ऑब्जेक्ट क्लास के पास है ना? इक्वल्स ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के पास नहीं है। तो आप मानते हैं ये दूर दूर तक आपकी क्लास का हिस्सा नहीं है? इक्वल्स तो फिर भी था, इक्वल्स तो फिर भी था, लेकिन ये आपकी क्लास का पार्ट नहीं है, मानते हैं? राइट। तो सबसे पहले आपको इस मेथड को अपनी क्लास में लाना पड़ेगा, हाँ कि ना? राइट। स्लाइड में दिख रहा है मेथड किसके पास है? स्लाइड में आपको दिख रहा है मेथड किसके पास है? किसके पास है मेथड? वेरी गुड, ये कंपेरेबल के पास है। अब कंपेरेबल कौन है? कंपेरेबल जावा में एक इंटरफेस है। इंटरफेस में क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, है ना? तो इसका मतलब कंपेरेबल में ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा, इसकी कोई बॉडी भी नहीं होगी, राइट? तो हमें इसको करना पड़ेगा क्लास में ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा अगला टास्क होगा, हम अपनी क्लास में आकर इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल लिखें। लिखना होगा इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल ईएमपी क्लास में आकर।
तो यहां मैंने लिखा इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल। तो नोटिस करिए हमारे पास एक कंपेरेबल में इंटरफेस आ गया राइट। लेकिन अब यहां एरर इसलिए आ रही है क्योंकि इसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड अपन ने ओवरराइड नहीं करा है, तो अब हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग कंपेयर टू मेथड की करते हैं ओवरराइडिंग। क्या लिखते हैं, यहीं पे आप ऑल्ट और एंटर दबा दीजिए। नेटबीन्स आपको ऑप्शन देगा, यहां पर सबसे पहला वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए, बट नेटबीन्स बॉडी को ब्लैंक छोड़ देगा क्योंकि नेटबीन्स को भी नहीं पता एम्प्लॉइज को सॉर्ट किस बेस पर करना है, येस और नो। आईडी कैसे अंदाजा लगा कि आप एज पे कर रहे हैं कि नेम पे कर रहे हैं कि सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये आपको बस बॉडी बनाकर दे देगा ब्लैंक। तो नोटिस करिए ये बॉडी आपको आपके मेथड की मिल गई, मिल रही है ब्लैंक बॉडी आपको। ठीक है, अब हमें इस मेथड को करना है डिफाइन, लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा जावा इसे किस तरीके से कॉल करती है। तो थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा। अभी बताइए आपके पास एरे लिस्ट में क्या है, जल्दी बोलिए। आपके पास एरे लिस्ट में क्या है इस वक्त? वेरी गुड, एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर 3-3 फील्ड्स हैं, एज, नेम और सैल। ठीक है, अब आप अपने प्रोग्राम में लिखेंगे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट और इसको आप अपनी एरे लिस्ट पास करेंगे, यस और नो करेंगे। आपकी एरे लिस्ट के अंदर ये एम्प्लॉइज स्टोर्ड है? ठीक है, एक मान लीजिए 24 साल का है, एक 22 है, एक 23 है और एक 21 है। ये क्या है, 24, 22, 23 और 21 इनकी एज है। ठीक है, मान लेते हैं अपन एज पे सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं सबसे ऊपर वो एम्प्लॉय आए जिसकी एज मिनिमम हो, हाँ के ना। अब बहुत बहुत ध्यान से सुनना, ये जो कंपेयर टू मेथड है इसे सॉर्ट मेथड कॉल करेगा। समझ आ रही है बात? सॉर्ट को आप कॉल करेंगे और सॉर्ट कंपेयर टू को कॉल करेगा। क्लियर है? नहीं है क्लियर? है ना? ठीक है, अब आप नोटिस करिए कंपेयर टू आर्गुमेंट में कोई ऑब्जेक्ट ले रहा है, ले रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और कंपेयर टू को कॉल भी करेगा ना कोई ऑब्जेक्ट, यस और नो, तो वो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी ये जो पहला ऑब्जेक्ट है जिसकी एज कितनी दिख रही है आपको, 24, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी एज दिख रही है 22, ये दोनों कंपेयर टू के कॉल में इन्वॉल्व होंगे। कॉलर ऑब्जेक्ट कौन होगा? ये होगा, ये पहला वाला। और पैरामीटर वाला कौन होगा? ये होगा। आप दिमाग दौड़ाइए, इस कंपेयर टू में दिस होगा, ये दिस पॉइंट कर रहा होगा इसको, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है कर रहा होगा ना, क्योंकि इसी ने कॉल करा, राइट। और ये जो ओ है ये पॉइंट कर रहा होगा इसको, दूसरे वाले को। समझ आया? ठीक है, अब आपको यहां से रिटर्न कराना होगा पॉजिटिव मतलब 1, या फिर -1, और या फिर 0। देख रहे हैं रिटर्न टाइप इसकी इंटीजर है, तो जावा ये एक्सपेक्ट करेगी कि आप इस मेथड से पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 रिटर्न कराएं। पॉजिटिव में 1 ही कराना होगा कि कुछ भी चलेगा? कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, बस पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग 1 करा सकते हैं, 1 पॉजिटिव है, ठीक है, -1 नेगेटिव है, ठीक है, और 0 न्यूट्रल है। अगर आपने यहां से 1 रिटर्न करा, ठीक है, तो जावा ये मानकर चलेगी कि जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाले से बड़ा है। अगर आपने यहां से 1 रिटर्न कराना, तो जावा ये मानकर चलेगी पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जावा इन दोनों को एरे लिस्ट में स्वैप कर देगी। किन दोनों को? जल्दी बताइए, किन दोनों को? 24 और 22 वाले ऑब्जेक्ट को स्वैप कर देगी, राइट। और अगर आपने -1 रिटर्न करा, तो जावा ये मानेगी पहला वाला दूसरे वाले से छोटा है। आ रहा है समझ? ठीक है, अब मैं आपको इसका लॉजिक लिख के देता हूं, आप बताना आपको लॉजिक कितना समझ आ रहा है। देखिए ध्यान से लॉजिक और अपने व्यूज दीजिएगा। मैंने सबसे पहले एक एम्प्लॉय एक्स लिया और इस ओ को एक्स में रिसीव करा। आपने अगर लेक्चर्स मिस नहीं करें, तो जब मैंने इक्वल्स ओवरराइड करा था तब भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि ये ओ पॉइंट कर रहा होगा इस ऑब्जेक्ट को। क्या ओ से एज एक्सेस हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी शुभम। क्यों नहीं होगी? पेरेंट का पॉइंटर चाइल्ड को पॉइंट कर लेता है, पर क्या वो चाइल्ड का डेटा एक्सेस कर पाता है? याद कीजिए, इक्वल्स के ओवरराइड के वक्त हमने क्या करा था? पॉइंट कर लेगा लेकिन एक्सेस नहीं कर पाएगा, मानते हैं?
ठीक है, और आप करके देखिए, आपको एज कंपेयर करनी है तो आपको ये लिखना पड़ेगा ना, इफ दिस डॉट एज इज ग्रेटर देन ओ डॉट एज। देखिए ओ डॉट एज पे एरर आ रही है, आ रही है ना। तो आपको सबसे पहले यहां लेना होगा एक एम्प्लॉय रेफरेंस और इस ओ को उसमें करना पड़ेगा आपको कास्ट। अब बताइए ये जो एक्स नाम का रेफरेंस बना है ये भी इस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा जिसकी एज 22 साल है। क्या एक्स से हमें 22 मिल जाएगा? अगर हम एक्स डॉट एज बोलें तो 22 मिल जाएगा और दिस से 24 मिल जाएगा। तो बस अंदर का लॉजिक सिंपल है, हम लिखेंगे इफ दिस डॉट एज ग्रेटर देन एक्स डॉट एज। तो अगर पहला ऑब्जेक्ट बड़ा है दूसरा छोटा है तो क्या रिटर्न कराएंगे? वेरी गुड, शाबाश, पॉजिटिव रिटर्न कराएंगे विच इज 1। ठीक है, अगर दिस डॉट एज एक्स डॉट एज से छोटी है तो क्या रिटर्न कराएंगे? -1। और अगर दोनों बराबर हैं तो रिटर्न कराएंगे 0। ठीक है, अब जरा एक कॉल का ट्रेस समझिएगा, सबका ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, एक कर लेते हैं। तो बताइए कंपेयर टू जब सबसे पहली बार कॉल होगा तो ये एक्स कहां पॉइंट करेगा? जल्दी बोलिए, कंपेयर टू जब सबसे पहली बार कॉल होगा तो ये एक्स कहां पॉइंट करेगा? वेरी गुड, एक्स पॉइंट करेगा इस 22 वाले को और दिस पॉइंट करेगा इसको 24 वाले को। वेरी गुड, तो क्या 24 22 से बड़ा है? बड़ा है, तो यहां से क्या रिटर्न होगा? 1। ठीक, रिटर्न होकर सॉर्ट के पास जाएगा क्योंकि कॉल सॉर्ट ही कर रहा है ना। राइट, अब सॉर्ट के अंदर क्या कोड होगा गेस करो, अगर यहां से 1 आया है तो सॉर्ट क्या करेगा? सॉर्ट क्या करेगा जल्दी बताओ? इन दोनों को एक्सचेंज कर देगा, इसको भेज देगा ऊपर, इसको भेज देगा नीचे, स्वैप कर देगा एरे लिस्ट में। राइट, अब 22 ऊपर आ गया। राइट, अब 22 और 23 कंपेयर होंगे। राइट, क्या रिटर्न होगा यहां से अगर 22 और 23 कंपेयर हुए तो? -1। तो स्वैपिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। फिर कंपेयर होंगे 22 और 21, स्वैप होंगे? होंगे, ये 21 पहुंच जाएगा ऊपर, 22 पहुंच जाएगा नीचे। ठीक है, और ये सब कुछ इंटरनली सॉर्ट कर रहा है, आपको बस कंपेयर टू को डिफाइन करना है अपने लॉजिक पे। आप नोटिस करिए यहां से एरर हट जाएगी, सेव करूंगा तो ले लिया सॉर्ट में आपकी एरे लिस्ट को, क्योंकि अब आपने जो एरे लिस्ट बनाई है उसमें जो आपने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स डाले हैं उनके पास सॉर्टिंग का लॉजिक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वेरी गुड। अब अगर मैं आफ्टर सॉर्टिंग प्रिंट करूं तो जरा जवाब दीजिए हमारे केस में आउटपुट क्या आएगा? बोलिए जल्दी। सबसे पहले शुभम का रिकॉर्ड, शुभम के बाद अतुल का रिकॉर्ड, खाली एज नहीं पूरा रिकॉर्ड दिखेगा आपको। शुभम के बाद अतुल का रिकॉर्ड, अतुल के बाद दीपक और दीपक के बाद रवि। देखिए ध्यान से, सॉर्ट हो गई एरे लिस्ट। वेरी गुड। ठीक है, अब ये असेंडिंग में हुई है, क्या कहते हैं, है ना, मुझे डिसेंडिंग में करनी है, कोई तरीका है? जल्दी जल्दी बोलिए, तरीका है। ये रिटर्न जो कर रहे हैं ना उसे पलट दीजिए, ऊपर करा दीजिए -1 और बाद में करा दीजिए 1, लॉजिक चेंज कर दीजिए। समझ आया जो चेंज करा मैंने? यहां से -1 रिटर्न कर दीजिए, हो जाएगा काम आपका। अब सबसे पहले किसका रिकॉर्ड दिखेगा? जल्दी जवाब दें, सबसे पहले किसका रिकॉर्ड दिखेगा? वेरी गुड, रवि का, शाबाश। देखिए अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। आया सॉर्ट करना कलेक्शंस की हेल्प से? समझ आया? गुड। आइए कल लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्क्रीनशॉट्स लेने, मैं ये कोड दे दूंगा आपको ग्रुप में, ठीक है, स्लाइड और कोड शेयर कर दूंगा ग्रुप में। स्क्रीनशॉट्स के लिए तो कुछ है नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ खास आज स्क्रीन पे लिखा भी नहीं है। ठीक, हाँ, ट्यूसडे 8 o'clock आपकी क्लास, ट्यूसडे 8 o'clock है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, ट्यूसडे मतलब परसों, वही ट्यूसडे जो मंडे के बाद और वेडनेसडे के पहले आता है।
जानते हैं ना उसको? वही ट्यूसडे है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।